Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरआरबी एएलपी का भी रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। तो उसमें बेसिकली हम आज फोकस हमारा होगा इस सेशन में जनरल साइंस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बात करेंगे जैसे कि आपको बाकी के सेक्शन से कैसे डील करना है, कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन आएगा, सीबीटी 1 में आपको किस तरीके से डील करना है, सीबीटी 2 में कैसे डील करना है ना। आप किस तरीके से सीबीटी 1 की तैयारी करो कि वो आपको सीबीटी 2 में भी और ज़्यादा हेल्प करे। और अल्टीमेटली देखो हमारा गोल क्या होता है कि फाइनल सिलेक्शन मिले, बिकॉज सीट्स अभी देखो नोटिफिकेशन में अभी तक जो भी है वो यही है कि सीट्स कम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको अगर आप सॉल्व कर पाओगे तभी आप इसमें लीड ले पाओगे, है ना। ये चीज़ है। सो इन सभी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमारे पास में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरआरबी एलपी 2024 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपका क्या 75 मार्क्स का आपका सीबीटी 1 होना है तो उसका क्या ब्रेकअप है। सीबीटी 2 में आपका अगर आप देखोगे सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 में आपका दो पार्ट में फिर एग्ज़ाम होना है। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका सिलेबस है आई थिंक पूरा ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एएलपी के अलावा पहले तो क्या होता था कि एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ ही हुआ करता था एग्ज़ाम, बट अभी इन्होंने एएलपी अलग कर दिया है, टेक्नीशियन अलग कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई, इसका क्या रीज़न है, बट जो भी है अभी हम देखते हैं कि अभी देखो जो भी आप सीबीटी 1 के लिए तैयारी करोगे वो आपको अल्टीमेटली सीबीटी 2 में भी काम आएगी। जो पार्ट ए है, देन अगेन आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, ये भी 2 फेज़ में ही होगा, तो अगेन उसमें भी आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो लेट अस सी कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले 75 मार्क्स में आपका जो मैथ्स होगी वो 20 मार्क्स की आएगी। इनके हम टॉपिक्स की बात जो है अगले सेशन में करेंगे। आज हम मेजरली जो है जनरल साइंस की बात कर रहे होंगे। जनरल साइंस अगेन अच्छा यहाँ पे होल्ड रखती है, 20 मार्क्स की आती है आपकी जनरल साइंस। 25 मार्क्स का आता है मेंटल एबिलिटी दैट इज़ रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस आता है 10 मार्क्स का। इसमें ये जनरल अवेयरनेस में ना करंट अफेयर जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स, वो भी स्टैटिक पोर्शन को लेकर के जो करंट अफेयर बनते हैं, यानी कि स्टैटिक करंट अफेयर जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि इस 10 में से आपका 7 मार्क्स का तो वही होगा, तो इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके ऊपर अगर हम 4 से 5 घंटे भी लगा देंगे ना तो ये आपका कवर हो जाएगा। इसमें से कम 7-8 मार्क्स कवर हो जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन वो रहता ही है हर एक शिफ्ट में कि आप उसको पूरा अटेम्प्ट ना कर पाओ, है ना। अगर कोई बच्चा पूरे पेपर को अटेम्प्ट करके आ जाता है 75 आउट ऑफ 75, तो ये मतलब एग्जामिनर के लिए काफ़ी लो सिचुएशन होती है ना। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डाले ही जाते हैं। आपको मेंटल एबिलिटी में ये देखो 25 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से आपको हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो वो अर्थमेटिक वाले ही देखने को मिले, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का हो गया, या फिर आपका एज वाले क्वेश्चंस हो गए, रेशियो वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो मतलब ऐसे अल्टीमेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैथ्स है, साइंस है और आपका रीजनिंग है, इनका पोर्शन ऑलमोस्ट जो है आपका सेम निकल के आता है। अब देखो बात क्या है कि ये तो हो गया आपका सीबीटी 1 का, बट सीबीटी 2 में जो आपका एक सेक्शन होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या, बेसिकली ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें ये सेक्शन आपको ऑलमोस्ट जो है 40 नंबर का देखने को मिलेगा सीबीटी 2 में। और इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होता है, जो फिजिक्स आप यहाँ पे पढ़ोगे जनरल साइंस के लिए सीबीटी 1 में, उसका काफ़ी कुछ हिस्सा और जो मेजरली होता है वो मैकेनिक्स का पार्ट है ना। अगर हम बात करें मैकेनिक्स, समझ रहे हो ना, जो आपका यांत्रिकी वाला पार्ट होता है। यांत्रिकी में क्या क्या आ जाता है अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी अगर यहीं पे सारा हौस पौस हो जाएगा तो क्या फायदा। तो मैकेनिक्स में बेसिकली जो पार्ट होता है वो हमें बेसिक साइंस में भी देखने को मिलेगा। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पीछे के एग्जाम का भी उठा के देखोगे, दुनिया जहान के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका मेजर पार्ट है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग भी आपको अगेन थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके सीबीटी 2 में देखने को मिलती है। यानी कि ये जो 3 सेक्शन है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। मैथ्स के ऊपर हम बात करेंगे, रीजनिंग के ऊपर करेंगे बाकी के सेशन में। आज हम करने वाले हैं बात जनरल साइंस के लिए, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, ये वाली सीरीज है, इसमें हम आज करने वाले हैं जनरल साइंस, ठीक है। चलो, अच्छा, जनरल साइंस में ना अभी अगर आप देखोगे जो रेलवे का पैटर्न है, जो आरआरबी जो एग्ज़ाम्स कराती है या आरआरसी कराती है, उसमें जो पैटर्न देखने को मिला है वो ये है। जो भी टेक्निकल कैटेगरी के एग्ज़ाम्स होते हैं
दो तरीके एग्जाम कराती है आरआरबी, एक तो टेक्निकल कराती है, एक नॉन टेक कराती है। ठीक है, नॉन टेक में आपका ये एनटीपीसी हो जाता है, आइसोलेटेड मेडिकल कैटेगरीज के जो एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में हमेशा आपको केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया या फिर आपका बायोलॉजी का पोर्शन हो गया, इनके क्वेश्चंस थोड़े से अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू फिजिक्स। बट जब आप टेक्निकल सेक्शन के एग्जाम को दोगे, जैसे कि एएलपी का एग्जाम हो गया या फिर टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया या फिर जेई का एग्जाम हो गया, सीएमए का एग्जाम हो गया, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनमें आपको फिजिक्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर आपको केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा, फिर लाइफ साइंसेस का। ठीक है, लाइफ साइंसेस बोल दो या बायोलॉजी बोल दो, एक ही मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है फंडामेंटल लेवल पे, बट हम लाइफ साइंसेस ही बोल के चलेंगे बिकॉज लाइफ साइंस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो रेलवे में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कहानी है। आई होप आपके दिमाग में इतनी बात तो गई होगी अब कि अगर हमें अपने एएलपी के एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस पढ़ना है तो मुझे जनरल साइंस का कौन सा पोर्शन सबसे पहले उठाना है, फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद मुझे कवर करना चाहिए केमिस्ट्री और फिर मुझे कवर करना चाहिए बायोलॉजी या फिर अपना लाइफ साइंसेस। बात गई इतनी सी दिमाग में, क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इतना सा क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो अगर हम फिजिक्स की बात करें, यानी जनरल साइंस पे 3 सेक्शन देखने हैं, अभी हम सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर हम इन 3 चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके आप देखते जाइए। अभी हम थोड़ा सा बढ़ेंगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, तो हिंदी में मैं बोलता जाऊंगा और अगर हुआ कहीं कहीं पे कोई डिफिकल्ट वर्ड हुआ तो वो लिख भी दूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो फिजिक्स में आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हो कोई भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आपको एक दो हर मतलब शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे ही। इसमें यूनिट्स आ जाते हैं, मेजरमेंट्स आ जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, एसआई यूनिट आ जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए, एसआई यूनिट हो गए, है ना। तो ये सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बट इनसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू से ही बनेंगे। जैसे कि एलपी 2018 में एक क्वेश्चन आया था, मोमेंटम का एसआई यूनिट बता दो, मोमेंटम का फॉर्मूले भी कभी कभी सीधे पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बट मुझे काफ़ी अच्छे लगे जो रेलवे जो है न्यूमेरिकल अच्छे ठीक ठाक लेवल पे कभी कभी पूछता है। तो जैसे मोमेंटम का हो गया, तो मोमेंटम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं ना। तो या फिर आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, अच्छा आपको कमेंट करके 2 क्वेश्चन बताने हैं कि एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, मैं आपको जो भी इस पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चन दूंगा सारे के सारे एएलपी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम हुआ था। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, आप मुझे बताइए इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऐसा नहीं कि लल्लू पंजू लेवल पे आपसे फोर्स की एसआई यूनिट पूछ ली या फिर आपसे मास का पूछ लिया क्या होता है, या फिर आपसे वेलोसिटी की एसआई यूनिट पूछ ली। तो ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चन उम्मीद मत रखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और इवन अब जब वैकेंसी कम होती है तो ऐसे जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वही आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज देंगे, है ना। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट हो गया कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि बैरोमीटर का यूज़ कहाँ होता है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर पेरिस्कोप का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अच्छा, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था आपका पिछले एग्जाम्स में कि एपीडियोस्कोप का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बताइए कमेंट करके, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक लेवल पे आपको जो है सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो यहाँ से हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, एक तो कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, यूनिट एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो ये हमें इसके बारे में मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देखना है, थोड़ा अच्छे जो यूनिट्स होते हैं सारे के सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी अच्छे से हमें यहाँ पे स्टडी कर लेनी है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है। इसमें सबसे पहला न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज, ये हमें बहुत अच्छे से कर लेने हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। तो यहीं पे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ
मोशन। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। न्यूटन के तीनों लॉ और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, इन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एएलपी में पूछा गया 2018 में। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ ना मैं, पिछले मतलब जब ये 2018 वाला एग्जाम हो गया तो मैं ये एग्जाम्पल जरूर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये क्वेश्चन। देखो क्या है, एक रॉकेट है, ठीक है। ये रॉकेट जो है आपका, अगर आप इसे छोड़ दोगे, यानी कि आप अगर ये टेक ऑफ कर जाएगा, तो इसकी स्पीड हो सकती है 20 ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझे क्या पता चला कि जब मैंने इस रॉकेट को छोड़ दिया ना, यानी कि जब ये रॉकेट टेक ऑफ कर जाता है उसके 35 सेकंड बाद क्या होता है कि इसका जो फ्यूल है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फ्यूल इसका क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। इसको ख़त्म ही लिख दो। ठीक है, फ्यूल हो गया मेरा 0 35 सेकंड के बाद। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो रॉकेट यहाँ से सपोज करो ये आपका रॉकेट था, इस तरीके से अपना ये रॉकेट रहा होगा, राइट। यहाँ से इसने टेक ऑफ किया। अब ये 35 सेकंड के बाद यहाँ कहीं पोजीशन पे होगा। इस पोजीशन पे पूछ रहा है कि अब ये क्या करेगा। अब ये, इसके पास में फ्यूल तो रहा नहीं, बट क्या ये सीधा फ्यूल नहीं रहा, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो क्या ये सीधा यहीं से वापस गिरेगा? ऐसा तो होगा नहीं भाई। इसके ऊपर, इसके अंदर कुछ जो है यहाँ पे स्पीड थी, इसके अंदर कुछ एनर्जी थी। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करेगा, फिर ये इस तरीके से गिरने लग जाएगा। कॉमन सेंस है ना। तो इसके बाद अब मुझे बताओ कि ये कितनी हाइट तक जा पाएगा, फिर वहां से इसका फ्री फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ पाए? क्या होगा कि कितना मीटर और आगे जाने के बाद इसका फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा। बात की गहराई को समझ पाए? तो अब देखो मुझे यहाँ पे क्या है, क्या क्या पता है, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखो यार, मेरे पास में क्या मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है u। हाँ भाई, इनिशियली जब मैंने इस रॉकेट को छोड़ा तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 20। अच्छा, अब देखो मैं पूछ क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ ये वाली हाइट बता दो। बात समझ गया हो ना मेरी? तो मैंने कहा यार इनिशियल वेलोसिटी है, चलो 20 मीटर पर सेकंड है। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल है ना, आपको अपने पास जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चली हैं उनको एक जगह लिख के रख लो। अरे भाई यू पता चल गया। अब एक बात बताओ यार, जब ये यहाँ पे था, हमें क्या निकालना है, इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है ना। हमें पता है कि यार इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, 20 थी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो यूनिफॉर्मली चला 20 मीटर पर सेकंड पे। बट जब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि ऊपर जाने के लिए इसके पास कोई फोर्स नहीं बचा। तो ये क्या करेगा, अब भैया ये नीचे गिरना शुरू कर देगा। अगर ये नीचे गिरना शुरू कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। भाई इस पॉइंट पे पहुंच के 0 हो गया, u पता चल गया, v पता चल गया। अरे बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फ्री फॉल कर रहा है, यानी कि रॉकेट यहाँ से गिर रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है भाई, g लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मेरे पास कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, दैट इज क्लोजली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। क्या मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं? हाँ भाई मेरे पास इतनी सी चीजें हैं, राइट। अब मैं इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद करो भाई। क्वेश्चन था कि आप उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, यानी 35 सेकंड के बाद कितनी दूरी और ट्रैवल करोगे जहां से आपका फ्री फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमें ये ही, इतनी ही वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट ऐसा भी बन सकता है कि बताओ कितना पूरा ट्रैवल करने के बाद, कितनी टोटल हाइट के बाद में रॉकेट फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, टोटल हाइट कितनी कवर करेगा ये रॉकेट। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों चांसेस हैं। तो मेरे पास ये सब चीज़ें, अब बताओ जरा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे फॉलो होगा। अरे भाई जब मैंने कहा कि यहाँ पे g आ गया है पिक्चर में, g और h कहाँ पे आता है भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर लग रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई हाइट तो होगी ही, कोई हाइट से ही तो गिरोगे भाई, 0 हाइट से कैसे गिर जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं h भी होगा। अब इन सबको देख के बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है क्या। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा होता है। बट अब हमें पता है यहाँ पे हम एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं है, ग्रेविटी काम कर रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हो गया। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी हाइट से गिर रहा हूँ। अगर मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर दी तो यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो हाँ। तो v क्या है, 0 है,
u क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है 10 हो गया, और यहाँ पे h हो गई आपकी हाइट। अच्छा क्या मैंने ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे यहाँ पे? भाई यहाँ पे ये जो g होगा वो नेगेटिव रहेगा, ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ये भी यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि 400 बराबर ऐसा इस तरफ लिख जाओ, इस तरफ लिख लो इसको 20h, यानी कि हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 20 मीटर की यहाँ पे हाइट आ गई। तो अगर मैं बोलूँ कितना यहाँ पे जो फ्यूल जिस पॉइंट पे ख़त्म हुआ था उससे कितना पॉइंट और ऊपर गया, ये 20 मीटर और ऊपर गया। अगर ये पूछ ले टोटल हाइट कितनी कवर करी, तो भैया ये सीधा तो गया है कितना 20 की स्पीड से गया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितने टाइम के लिए 35 सेकंड के लिए। तो ये 20 कितना हो जाएगा भाई 20 इंटू 35, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, मेरी स्पीड 20 है, टाइम इतने टाइम तक ये इतनी स्पीड से गया तो कितनी हाइट कवर करी होगी भाई 700 मीटर जो है यहाँ पे कवर करी होगी, टोटल हाइट 720 मीटर होगी। बात समझ में आती है इतनी सी? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मतलब यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा दूसरी बात यहाँ पे जो इक्वेशंस के ऊपर आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एप्लीकेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जितनी भी एप्लीकेशन दे रखी हैं, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि बताओ न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से एग्जाम्पल में शो हो रही है, यानी कौन से ऑप्शन में है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में आपको कोई ना कोई एक एप्लीकेशन लिखी हुई थी। ठीक है, तो हमें ये एप्लीकेशन वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से करना है मोशन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब एक ब्रॉड आइडिया हो गया। आई गेस इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमें मेजरली तो टॉपिक की बात करनी थी, बाकी जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभी ये आपको थोड़े एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं फटाफट आपको जो टॉपिक्स हैं वही लिखा देता हूँ मेजर मेजर। जैसे मैकेनिक्स में पहला तो आपका हो गया न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, या फिर आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई, राइट, एक ही चीज़ है। सेकंड में आपका आ जाता है वर्क हो गया, वर्क से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, है ना, फोर्स हो गया। तो इनके ऊपर आपको अच्छे से क्वेश्चंस कर लेने। इनके जितने फॉर्मूलेज होते हैं एनर्जी और पावर के, बदल बदल के होते हैं, टाइम के एस्पेक्ट में होता है, तो इन सारे जो है फॉर्मूलेज को अच्छे से करिएगा। इनकी डेफिनेशंस की मतलब बेसिक्स जो है इनकी आपकी बहुत अच्छे से आपकी पकड़ में होने चाहिए। और यहाँ से आपका जो CBT 2 में बेसिक साइंस आती है ना, उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके अलावा फिर लीनियर मोमेंटम हो, है ना, लीनियर मोमेंटम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर मोमेंटम, भाई लीनियर मोमेंटम को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं यार लीनियर मोमेंटम को? अरे संवेग, रैखिक संवेग बोलोगे इसको, है ना, रैखिक संवेग, राइट। ये हो गया। फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेसिकली आपके में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इससे, लीनियर मोमेंटम वाले ही आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। m1v1 इक्वल टू m2v2 वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये हो गया। इसे हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में इसे आप बोलोगे क्या बोलोगे यार, रेखीय संवेग का संरक्षण के नियम, राइट। तो प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो ये टॉपिक हो गए आपके मैकेनिक्स के। और भैया इसमें क्या हो जाएगा, हाँ वो तो कर ही लो। फिर डिस्टेंस हो गया, है ना, ये तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, बच्चों वाली चीज़ें हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इसके अलावा फिर डिस्टेंस से आपका स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हो गई। इनके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, है ना। तो बस यही है। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, हाँ फ्रिक्शन से यार बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इससे थ्योरी के और एप्लीकेशन के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रिक्शन में, और रेलवे पूछता भी है उनको, है ना। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आपका एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे टॉपिक्स को कर लो तो एक बार रोटेशनल मोशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका बेसिक क्या है, और फिर एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आप देख लेना। मन है तो देख लेना, नहीं तो इसके ऐसा होता है कि इक्का दुक्का शिफ्ट में आ गया ये क्वेश्चन तो वो शिफ्ट हार्ड बन जाएगी, इस तरीके का है इसका। बाकी अगर मैं कराऊंगा तो इसके क्वेश्चन करा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैकेनिक्स हो गया। दूसरे नंबर पे जो आपका फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको अच्छे से करना है। इलेक्ट्रिसिटी, अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी में आपका चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, चार्ज क्या होता है, चार्ज के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, इसका बेसिक्स क्या क्या होता है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, वोल्टेज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनकी एसआई यूनिट्स हो गई, फॉर्मूलेज हो गए, दुनिया जहान के क्वेश्चन बनते हैं इससे। कूलाम का लॉ हो गया, कूलाम्स लॉ, कूलाम लॉ तो अच्छे से कर ही लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन के आ जाते हैं कूलाम लॉ पे। कूलाम लॉ हो गया अपना। फिर सर्किट से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सर्किट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सर्किट के ऊपर मैं कोई सेशन कराऊंगा तो ये अच्छे से कराऊंगा। सर्किट में जो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी आते हैं। सर्किट हो गया, देन आपका करंट से बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, है ना। कूलाम लॉ पे बेसिकली जो करंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो आ जाते हैं। फिर इसके अलावा ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से तो भाई यूनिवर्सल है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो कूल ओम्स लॉ जो है वो तो अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा, यानी इससे क्वेश्चन आना तो पक्का है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। रेजिस्टेंस के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, रजिस्टिविटी हो गया, रजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पढ़ लो भाई, कंडक्टिविटी, है ना। तो ये हो गए अपने। इसके अलावा अपना इलेक्ट्रिक पावर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट्स जो होती हैं ना, यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक यूनिट हो गया, 1 किलोवाट आवर में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एनर्जी हो गया, है ना, एनर्जी के क्वेश्चन भी आते हैं इससे। इसके अलावा आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर से ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए इसका, राइट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेल से आ जाता है, इलेक्ट्रिक सेल, इनके बेसिक्स, यानी कि ये वो है कि ये अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं, नहीं तो नॉर्मली इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। इधर एनर्जी के बाद बल्ब वाले न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा पार्ट, ठीक है। इसके अलावा फिर आप अगर थर्ड नंबर की बात करो, पहला नहीं फोर्थ नंबर, यानी कि पहला तो हमने यूनिट मेजरमेंट देख लिया, फिर हमने मैकेनिक्स देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, अब आपका आता है हाँ लाइट आएगा, ठीक है। लाइट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लाइट हो गया, अच्छा लाइट जब मैं बोलता हूँ ना तो लाइट बोले तो इसमें सारा कुछ कवर है, जैसे कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। यहाँ से लेकर के ह्यूमन आई तक की जितनी भी चीज़ें हैं, लेंसेज हो गए, मिरर हो गए, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन हो गया, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका मैग्नीफिकेशन हो गया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ये आपको बहुत अच्छे से करना है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं सारे आपको पता होना चाहिए, कौन सी इमेज कहाँ बनती है, सारे के सारे जो 6 रूल होते हैं वो पता होने चाहिए। हाँ, इसके अलावा फिर एक बहुत प्यारा टर्म है TIR, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये देखो वैसा बना भी दिया, वाटर ड्रॉप में होता है ना TIR। इसके अलावा आप मुझे एग्जाम्पल कमेंट करिएगा कि किस किस में TIR होता है। लेंसेस के क्वेश्चन आते हैं, लेंसेस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन या सीधा फॉर्मूले से ज़्यादा पूछ लेते हैं रादर देन की न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा डाले, ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन आते हैं लेंस से। बट मिरर से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। ये है आपका मिरर चल रहा है यहाँ पे जो मैंने बात करी है, स्फेरिकल मिरर्स। ये हो गया। फिर अपने को आ जाना है ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, इसको तो आपको अच्छे से करना ही होगा। मैंने इसका बहुत अच्छा एक लेक्चर दिया हुआ है ह्यूमन आई का, वो कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रेनबो से अलग से एक बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है। रेनबो हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, है ना। तो ये वाला जो एक चैप्टर होता है आपका, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, और आपका प्रिज्म हो गया, है ना, इनसे बिव्योर पैटर्न हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया लाइट वाला। 5th टॉपिक पे आते हैं भाई।
फिफ्थ टॉपिक पे आपका आएगा ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। अच्छा, ग्रेविटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना वो फिक्स है कि भैया एक क्वेश्चन आपका एस्केप वेलोसिटी से आ सकता है। एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अर्थ की 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इससे रिलेटेड कोई एक आधा न्यूमेरिकल बना के दे देगा या कुछ भी है। और फिर आपका ग्रेविटी से ना यार वो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, इसका क्या बन जाता है अगर हम ग्रेविटी के टर्म में बात करें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाता है, राइट। क्यों हो जाता है, मैंने जी बताया माइनस का होता है भैया जी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये वाली इक्वेशन पे बेस फॉर्मूलेज मिल जाएंगे आपको। या फिर वो इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इसके बारे में आपको, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं लिफ्ट में हूँ तो जी कैसा होगा, मास पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम ग्रेविटी में कंसीडर करते हैं और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते भी हैं, राइट। और भी दो चार टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि रेडियस का ग्रेविटी जो स्मॉल जी है इसका रेडियस से क्या मतलब क्या इसका कैपिटल आर यानी कि जो अर्थ की रेडियस होती है उससे क्या रिलेशन होता है ना, इस तरीके के रिलेशन हो गए। तो या फिर आप सेंटर में जाते जाओगे तो जी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जो भी आपने बेसिक्स होते हैं। अगर हम करेंगे तो इसमें मैं आपको एक आधा घंटा 40 मिनट का कोई लेक्चर दूंगा, उसमें ये सब कवर हो जाएगा, राइट। तो ये ग्रेविटी वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं कुछ मिसलेनियस जो है टॉपिक्स होते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में जैसे कि आपका हीट हो गया, ठीक है, हीट में वो कन्वेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, कन्वेक्शन हो गया। देन आपका इसमें टेम्परेचर कन्वर्जन वाला फॉर्मूला हो गया, तो वो देख लेना एक बार कि भाई फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे जाते हैं, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन वाले। और फिर प्रेशर हो गया, है ना, प्रेशर के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कई सारे, डेंसिटी के ऊपर आ जाते हैं, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया, है ना। तो ये क्या है कि इन टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता है, मिसलेनियस है भाई, है ना। बट आप अगर इनको करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा भाई, करके जाओगे और अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी एज ले पाओगे बाकी बच्चों से। इसके अलावा अपना क्या बचता है अब, थर्मोडायनामिक्स हो गया, है ना। थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं यार, वो जो 2-3 लॉ होते हैं ना उनकी ही बस थ्योरी पढ़ लो, उनके 2-3 एप्लीकेशन देख लो, हो गया काम, है ना। ये हो गया, ये हो गया, कुछ तो छोड़ रहा हूँ, हाँ, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ जो है आपको अच्छे से करना है। किरचॉफ लॉ मैंने आपको शायद ऊपर नहीं बताया होगा। किरचॉफ लॉ हो गया, ये करा दिया। और फिर आपको साउंड वेव्स कर लेना है ना, साउंड वेव से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। साउंड वेव में जितने भी रिलेशन है ना, रिलेशन हो गए जितने भी लैम्डा के साथ, न्यू के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ में, वेवलेंथ के साथ में जो भी रिलेशंस होते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भैया यहीं से आता है। फिर आपका आता है करैक्टरिस्टिक, यानी साउंड वेव के जो भी करैक्टरिस्टिक हो गए, जो भी इसका नेचर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं साउंड में। साउंड को मैंने आपको करा दिया है। और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाँ, कभी कभी आपका ट्रांजिस्टर से भी क्वेश्चन बन जाता है। ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए ना, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इनके बहुत बेसिक्स, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना इनका बस बेसिक पढ़ना है, बहुत आपको डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में जहाँ जाना था वो मैंने टॉपिक आपको बता दिया ऊपर। फिर आप क्या देख लो भैया, न्यूक्लियर फिजिक्स देख लो, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं यार, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके क्वेश्चंस मतलब जो भी थ्योरी दी गई है ना वो थ्योरी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। हाफ लाइफ से भी आ जाते हैं इवन इसमें ना, हाफ लाइफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखने को मिले हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ मैकेनिकल एनर्जी जो कि यांत्रिकी ऊर्जा होती है, इसको मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, बताओ भैया किससे करें, तो भाई डायनेमो का यूज़ करोगे। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे करूँगा, इलेक्ट्रिक मोटर से करूँगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस तो ये भी आई गेस आप समझ ही गए हो। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। स्विच का क्या यूज़ है, हीटर का क्या यूज़ है,
तो मोटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में देख करके रखने हैं। गैल्वेनोमीटर का क्या यूज़ है, डीसी मोटर का यूज़ कहाँ करते हैं, एसी मोटर का यूज़ कहाँ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। और तो क्या है, न्यूक्लियर फिजन समझ के हो ना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहाँ होती है, फ्यूज़न कहाँ होती है, सन में फिजन होता है, फ्यूज़न होता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें अगर दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं तो उसमें क्या निकलता है ना, 0 N1 निकलता है। तो मतलब ऐसा ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और क्या क्वेश्चन पूछता है, और तो बस यही मतलब मेजरली यही पार्ट रहता है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें डाल ही दूंगा। मतलब मेजरली अगर आप ये करके जाओगे तो जनरल साइंस में आप 99% क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को इज्जत देते हुए बिल्कुल श्रद्धा के साथ पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है, ये कहानी है फिजिक्स की। आई गेस फिजिक्स में ही ज़्यादा टाइम हो गया, मैं न्यूमेरिकल्स के चक्कर में पड़ गया। तो एक काम करते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये अगले सेक्शन में करते हैं, और फिर हम चलेंगे मैथ्स पे और रीजनिंग पे। फिर ये स्ट्रैटेजी कहो तो फिर मैं इसके सेशंस शुरू करता हूँ। मतलब जो भी आपका मन है वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक्चुअली साइंस पढ़ाने का मुझे बहुत एक ज़ील रहता है हमेशा कि मैं फिज़िक्स जो है मेरा, बोलते हैं ना पहला प्यार क्या है, तो फिज़िक्स इज़ ऑलवेज़ माय फर्स्ट लव। तो ये चीज़ है। अच्छा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट्स होती हैं मैं वहीं पे देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में कहीं पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ना भी मिले तो आप सर्च कर सकते हो पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो भी अपने चैनल का नाम लिखा है ना, ऐसा जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। या फिर @panacea-edu ये सर्च करोगे तब भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, मुझसे आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो देख लेना यार कहाँ क्या आपको मिल जाती है, कौन सी लिंक ढूंढ भी लिया करो एक बार खुद से। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।